हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को तो पता ही है कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है वो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, लेकिन मैं फिर से इसे एक बार बता देता हूं। तो आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु को सबसे पहले किसने बनाया या फिर सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु की खोज किसने की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे या फिर बोल लीजिए कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। क्या नाम था? सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। ठीक है, नाम भी काफी आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि जो इस युक्ति का नाम है इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाम था उनका सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। इन्होंने ही सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु की खोज की, या फिर कह लीजिए इन्होंने ही सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण किया। तो भैया ये व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु जो है उसमें कुल 4 प्रतिरोध होते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं व्हीटस्टोन सेतु, उन्होंने 4 प्रतिरोध लिए और उन चारों प्रतिरोधों को जोड़ करके एक चतुर्भुज जैसी आकृति प्रदान की। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुल 4 प्रतिरोध हैं। कौन कौन से? R1, R2, R3 व Rx। मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते थे, तो हमने मान लिया कि वो 4 प्रतिरोध कौन कौन से थे? आपके R1, R2, R3 व Rx। अब इन चारों प्रतिरोधों को जोड़ करके हमें कैसी संरचना बनानी है, कैसी आकृति बनानी है? एक चतुर्भुज जैसी आकृति बनानी है। तो देखिए हम यहाँ पर चारों प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि ये पहला प्रतिरोध है। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ ये आपका दूसरा प्रतिरोध। ठीक, और यहाँ से आपका ये तीसरा प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, और अंतिम में ये जो है आपका ये चौथा प्रतिरोध। तो इस प्रकार से चारों प्रतिरोध क्या हैं? जुड़े हुए हैं और एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये 4 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं और एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। तो इन प्रतिरोधों का नाम भी हम लिख देते हैं कि ये वाला आपका R1 है, ये वाला R2, ये वाला R3 और ये आपका जो है Rx है। इस चतुर्भुज का भी नाम हम अपने से रख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये बिंदु A और ये बिंदु B और ये वाला बिंदु C और ये बिंदु D है। ठीक है, D को थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। बात क्लियर? A B C D ये 4 प्रतिरोधों से मिलकर बना हुआ एक चतुर्भुज हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या किया? व्हीटस्टोन ने चारों प्रतिरोधों को जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाया। अब यहाँ पर आप लोगों को 2 विकर्ण दिख रहे होंगे, एक विकर्ण AC दिख रहा होगा और एक विकर्ण BD दिख रहा होगा। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया? इन दोनों विकर्णों में से किसी एक विकर्ण के सिरों के बीच क्या कर दिया? एक सेल लगा दिया, और वो भी किसकी सहायता से? एक कुंजी की सहायता से सेल लगा दिया। इस प्रकार से ये आपका जो है सेल E है और ये कुंजी K, और सेल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया? K सेल। ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार से व्हीटस्टोन ने ऐसी व्यवस्था क्या कर ली? बना ली। अब जो दूसरा बचा हुआ विकर्ण है, उस बचे हुए विकर्ण के सिरों के बीच एक धारामापी या फिर कह लीजिए गैल्वानोमीटर को जोड़ा, वो भी किसकी सहायता से? एक कुंजी की सहायता से। तो चूंकि ये वाला जो कुंजी है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? गैल्वानोमीटर के साथ, तो इसीलिए मैंने इसको लिख लिया KGAL। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाई? व्हीटस्टोन सेतु कहलाया। ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाई? व्हीटस्टोन सेतु कहलाया। बात क्लियर है?
तो इसे आप अपनी भाषा में कैसे लिखोगे? तो मैं आपको इसे बता देता हूं कि व्हीटस्टोन नाम के एक इंग्लैंड के प्रोफेसर ने 4 प्रतिरोधों R1, R2, R3 व Rx को जोड़कर एक चतुर्भुज जैसी आकृति प्रदान की, ठीक है, जिसमें उस चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण के सिरों के बीच क्या जोड़ा? धारामापी या गैल्वानोमीटर को कुंजी की सहायता से जोड़ा और दूसरे विकर्ण के सिरों के बीच क्या किया? एक सेल को कुंजी कैपिटल K की सहायता से जोड़ दिया, ठीक है। और इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। और यहां पर जो आपका ये सिद्धांत है, ये व्यवस्था है, ये क्या करती है? ये अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करती है। मतलब कि इस सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध या फिर किसी तार के प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो 4 प्रतिरोध लिए गए हैं, जिसमें से आपका R1 व R2 जो है वो क्या है? आपका ज्ञात निष्पत्ति प्रतिरोध है। क्या है? ज्ञात निष्पत्ति प्रतिरोध। कहने का मतलब ये है कि R1 व R2 का एग्जैक्ट मान हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन R1 बटे R2 हमें ज्ञात है। मतलब कि जैसे कि अगर हम R1 बराबर 2 ओम कहें और R2 बराबर 4 ओम कहें, ठीक है, तो ये तो इनका एग्जैक्ट मान हो गया, ठीक है ना? R1 और R2 का एग्जैक्ट मान हो गया, लेकिन हमें R1 व R2 का एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात, बल्कि हमें ज्ञात क्या है? R1 बटे R2, और वो कितना दिया हुआ है? 1 बटे 2। अगर आप सोचिए कि R1 व R2 का एग्जैक्ट मान न दे करके हमें डायरेक्ट R1 बटे R2 दिया हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो R1 व R2 है उनके एग्जैक्ट मान हमें नहीं पता, हमें पता क्या है? उन प्रतिरोधों का अनुपात। इसीलिए हम क्या बोले हैं? R1 व R2 क्या है? ज्ञात निष्पत्ति प्रतिरोध। निष्पत्ति मतलब अनुपात, यानी इनका अनुपात हमें ज्ञात है, ठीक है। तो ज्ञात निष्पत्ति, यहां पर निष्पत्ति गलत लिखा गया है तो उसके लिए सॉरी, तो मैं सही कर देता हूं, निष्पत्ति, ठीक है। तो ज्ञात निष्पत्ति प्रतिरोध है। R3 क्या है आपका? ये है परिवर्ती प्रतिरोध। क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। तो ये परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसका मान हम अपनी सुविधा के अनुसार कम अधिक कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक इस प्रकार से होता है, मतलब कि एक नॉर्मल प्रतिरोध के प्रतीक को जब आप क्या करते हो? एक तीर से काट देते हो, तो वही क्या होता है? परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये आपका एक परिवर्ती प्रतिरोध है, इसलिए मैंने प्रतिरोध बना करके उसको तीर से काट दिया है, ठीक। और Rx क्या है? वो है अज्ञात प्रतिरोध। वो क्या है? अज्ञात प्रतिरोध, ठीक। तो इस सिद्धांत से हम लोग इसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। बात ठीक है कि व्हीटस्टोन सेतु होता कैसा है, व्हीटस्टोन सेतु का कार्य क्या है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका Rx क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है, और इस सिद्धांत की सहायता से हम लोग इसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे? वो देखना है, ठीक। तो देखिए यहां से धारा निकलेगी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये छोटी वाली लाइन निगेटिव टर्मिनल, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल। कितनी धारा निकलेगी? मान लेते हैं I, और ये I धारा यहां तक पहुंचेगी बिंदु A पर। बिंदु A पर पहुंचने के बाद 2 भागों में बट जाएगी, ठीक है। 2 रास्ते हैं तो 2 भागों में बटेगी धारा। तो हम मान लेते हैं कि ऊपर धारा I1 चली गई, नीचे धारा I2 चली गई। मैंने मान लिया, हमें नहीं पता कितनी धारा ऊपर गई कितनी धारा नीचे गई, तो हमने क्या किया? मान लिया कि शाखा AB में धारा I1 गई, शाखा AD में धारा I2 गई, ठीक। अब ये I1 धारा आगे बढ़ेगी, बिंदु B पर जब पहुंचेगी फिर से 2 रास्ते पड़ेंगे, तो फिर से 2 भागों में बटनी चाहिए और बटेगी भी। और उसी तरीके से I2 धारा बिंदु D पर जब पहुंचेगी उसके सामने 2 रास्ते होंगे, फिर से 2 भागों में बटेगी I2 धारा भी, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे? इस प्रतिरोध R3 के मान को, जो कि एक परिवर्ती प्रतिरोध है,
तो R3 के मान को इस प्रकार से हम सेट करेंगे, इस प्रकार से समायोजित करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है, कि इस शाखा BD में धारा शून्य हो। मतलब यहां पे जो गैल्वानोमीटर लगा है उसमें आप सुई के विक्षेप को देखोगे कि वो सुई का विक्षेप किधर घूम रहा है, बाईं ओर कि दाईं ओर की बीच में ही है। अगर बीच में ही है इसका मतलब शून्य विक्षेप, और जब शून्य विक्षेप मतलब कोई धारा नहीं। तो आपको क्या करना होगा कि इस परिवर्ती प्रतिरोध के मान को इस प्रकार सेट करना होगा कि इस गैल्वानोमीटर में विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि शाखा BD में धारा शून्य हो जाए। और जैसे ही आपको शून्य विक्षेप प्राप्त होगा आप क्या करोगे, यहां पर प्रतिरोध को लॉक कर दोगे। मतलब कि जिस मान के लिए R3 के जिस मान के लिए इस शाखा में धारा शून्य हुई है उस R3 के मान को आप क्या कर लोगे, फिक्स कर दोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, तो भैया इस शाखा में धारा को क्या कर दोगे आप IG, और वो शून्य के बराबर कर दोगे इसके मान को परिवर्तित करके। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 धारा जो कि शाखा AB में थी वो अब बटेगी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी धारा I1 शाखा BC में चली जाएगी, और I2 धारा जो शाखा AD में थी वो अब बटेगी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी शाखा DC में चली जाएगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस शाखा में कोई धारा नहीं है, शाखा BD में धारा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु B और D के बीच विभवांतर शून्य है, या कह लीजिए कि बिंदु B और D पर जो विभव है वो समान है। लिखेंगे यदि IG बराबर 0 तो VB बराबर होगा VD के। क्यों? क्योंकि इसमें धारा शून्य है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही, तो इसका मतलब B और D पर विभव समान होगा। तभी तो ऐसा होगा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर विभव समान हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच कोई धारा नहीं बहती, क्योंकि धारा का गुण है, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। जैसे कि पानी का गुण होता है कि भैया पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहती है, पानी कभी भी समतल जमीन पर नहीं बहती। मतलब कि दो तल जिनका वो ऊंचाई समान है तो उन तल पर क्या होगा, पानी बहेगा नहीं बल्कि रुका हुआ होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब दो बिंदु पर विभव का मान समान होगा तो धारा नहीं बहेगी, धारा शून्य होगी। तो इसलिए आपका IG अगर शून्य होगा तो VB VD के बराबर होगा, और A से लेकर B के बीच का विभवांतर A से लेकर D के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो यहां आप लिखोगे VAB बराबर VAD। तो AB के बीच विभवांतर कितना होगा, IR के बराबर। तो I कितना है, I1 R1। देखिए इस शाखा में धारा I1, इस शाखा में प्रतिरोध R1, और उसके बाद VAD, तो इस शाखा में धारा I2 और इस शाखा में प्रतिरोध R3। तो ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार से B और C के बीच विभवांतर D और C के बीच विभवांतर के बराबर होगा। तो VBC बराबर VDC लिखेंगे। ठीक, तो इस शाखा में धारा कितनी है, I1 है, और प्रतिरोध कितना है, R2 है। देख लो आप लोग, फोटो में देख लो, यहां मिलाओ। ठीक है, और इस शाखा में धारा कितनी है, I2, और प्रतिरोध कितना है, RX। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में भाग दे देंगे समीकरण 2 से। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप भाग दे दो। तो जब भाग दोगे तो क्या मिलेगा, I1 R1 बटे I1 R2 बराबर I2 R3 बटे I2 RX। इस प्रकार से मिल जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। I1 I1 से कट जाएगा, I2 I2 से कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे RX। हमें ज्ञात क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध RX का मान। तो RX बराबर क्या हो जाएगा, RX बराबर पक्षांतर कर लेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा R3 इंटू R2 बाई R1। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हमें R1 R2 का मान ज्ञात ना हो
बल्कि हमें R1 बटे R2 या R2 बटे R1 यानी R1 और R2 के अनुपात ज्ञात हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। हमें R1 R2 का अलग अलग मान नहीं चाहिए भैया, हमें डायरेक्ट आप R1 बटे R2 दे दो या R2 बटे R1 दे दो, तब भी हमारा काम क्या होगा, चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि R1 व R2 क्या है, ज्ञात निष्पत्ति प्रतिरोध हैं। इनका हमें एग्जैक्ट मान नहीं पता, हमें क्या पता है, इनका अनुपात पता है। और R3 क्या है भैया, ये है परिवर्ती प्रतिरोध। यहां पर तो जिस मान के लिए आपका प्रतिरोध के जिस मान के लिए आपका शाखा BD में धारा 0 होगी, उस मान को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो वही मान यहां पर रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो अज्ञात प्रतिरोध या ये जो तार है जिसका प्रतिरोध हमें नहीं ज्ञात है, उसका प्रतिरोध हम इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु कुछ इसी प्रकार से है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस सिद्धांत पर हम लोग मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान डायरेक्ट व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात नहीं करेंगे, बल्कि इसी सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति हमने बनाया है जिसको बोलते हैं मीटर सेतु। और उस मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। वो मीटर सेतु जो है इसी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। लेकिन वो एक सरल तरीके का उपकरण है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से बना हुआ उपकरण मीटर सेतु का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में हम लोग मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सके वहां शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।